Hello friends and welcome to our channel Education with Fun, and today we are going to continue with the physics chapter 5, that is refraction of light. This is the part 2 of this chapter. Part 1 में हमने रिफ्रैक्शन और उससे कुछ एप्लीकेशंस किए थे और आज हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर नंबर 5 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इतना बड़ा जो दिया है आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपसे सिर्फ डेफिनेशन पूछा जाएगा और आप क्या जानते हो वैसे पूछा जाएगा। ये डायग्राम को आप बस एक बार देख लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये डायग्राम आता है एग्जाम्स में। तो देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। द फेनोमेनन ड्यू टू विच अ रे ऑफ लाइट while ट्रैवलिंग फ्रॉम एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू एन ऑप्टिकली रेयरर मीडियम gets reflected into the optically denser medium at the surface of separation is called total internal reflection. Means जब एक रे ऑफ लाइट एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से एक ऑप्टिकली रेयर मीडियम की तरफ जा रहा होता है, ठीक है, तब उस पॉइंट में जहाँ पे दोनों मीडियम सेपरेट होते हैं, उस पॉइंट पे जाके जब वो रे स्ट्राइक करेगा तो वो रिफ्रैक्ट करने के बजाय वो क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, वापस रिफ्लेक्ट बैक होके आ जाएगा। ओके, वो रिफ्रैक्ट नहीं करेगा, रे ऑफ लाइट वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा। उस फेनोमेनन को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट, ये डेंसर मीडियम है वाटर हमारा, और ये एयर हमारा लाइटर मीडियम है, ऑप्टिकली रेयर मीडियम है। ओके, और ये देखो रे ऑफ लाइट आया, यहाँ पे स्ट्राइक किया, यहाँ पे दोनों मीडियम सेपरेट हो रहे तो यहाँ पे स्ट्राइक किया, यहाँ पे रिफ्लेक्ट करने की जगह वापस वो क्या किया, रिफ्लेक्ट कर दिया, रिफ्रैक्ट नहीं किया, रिफ्लेक्ट कर दिया। तो इस फेनोमेनन को हम क्या बोलेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलेंगे। और एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म है, क्यों रिफ्लेक्ट करता है वो, क्योंकि क्रिटिकल एंगल की वजह से। क्रिटिकल एंगल क्या होता है देख लो, क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस इन अ डेंसर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयरर मीडियम इज 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। मीन्स जब एक इंसिडेंट रे जब स्ट्राइक करेगा सरफेस ऑफ सेपरेशन, मीन्स जहाँ पे दोनों मीडियम सेपरेट है वहाँ पे जब स्ट्राइक करेगा कितना में 90 डिग्री में स्ट्राइक करेगा। ओके, तो वो क्या होगा, वो जब उसको रिफ्लेक्ट करने के बजाय वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ओके, रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है। 90 डिग्री में जब वो स्ट्राइक करेगा तो रिफ्रैक्ट नहीं करेगा, वो क्या होगा, वो जो सरफेस ऑफ सेपरेशन है उसी में वो चलते जाएगा। और अगर 90 डिग्री से बढ़ गया क्रिटिकल एंगल तो आपको वो रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट कर देगा। ओके, 1 डिग्री पर बढ़ गया तो रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो सिंपली आपको बताता हूँ कि 90 डिग्री से अगर कम हुआ तो आपका रिफ्रैक्ट होगा, और अगर एग्जैक्टली 90 डिग्री रहा तो वो जो सरफेस सेपरेशन है वहीं पे मूव करेगा वो लाइट रे। और अगर 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया, 1 डिग्री पे ज़्यादा हो गया तो रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ओके, सो ये इन दो कारणों की वजह से आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। कंडीशंस भी दिया हुआ एक बार देख लो। रेज ऑफ लाइट मस्ट ट्रैवल फ्रॉम ऑप्टिकल डेंसर मीडियम टू एन ऑप्टिकल रेयर मीडियम। नंबर 2, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द ऑप्टिकल डेंसर मीडियम मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, ठीक है। पहला कंडीशन क्या है कि लाइट रे वो हमेशा डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाना चाहिए। और दूसरा कंडीशन कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है डेंसर मीडियम का वो हमेशा क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। उस मीडियम का क्रिटिकल एंगल जो भी है उससे ज़्यादा होगा तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो किस मीडियम में कितना क्रिटिकल एंगल है वो आपको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। आ जाओ, रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या रिलेशन है वो देख लो। ये डेरिवेशन है आपका, ये आपसे पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में, बस आपका फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। फर्स्ट, अ रे ऑफ लाइट आर ट्रैवलिंग फ्रॉम मीडियम बी टू मीडियम है। यहाँ पे मीडियम बी आपका डेंसर मीडियम और मीडियम आपका रेयर मीडियम है। तो आपका फॉर्मूला क्या आएगा, ए म्यू बी इज इक्वल टू 1/sin c। यहाँ पर sin c क्या है, ये c है, c स्टैंड्स फॉर क्रिटिकल एंगल। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला, ए म्यू बी इज इक्वल टू 1/sin c। इससे आप निकाल सकते हो आराम से कि किसी भी मीडियम का क्रिटिकल एंगल कितना है। जैसे अगर क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास इज 42 डिग्री, क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर इज 48 डिग्री एंड दैट फॉर डायमंड इज 24 डिग्री। मतलब अगर एक लाइट रे ग्लास में 42 डिग्री से 1 डिग्री भी ज़्यादा में स्ट्राइक किया तो वो लाइट रे रिफ्लेक्ट कर जाएगा, रिफ्रैक्ट नहीं करेगा। और अगर वाटर में वो 48 डिग्री से 1 डिग्री में ज़्यादा में स्ट्राइक किया तो वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा, रिफ्रैक्ट नहीं करेगा। और डायमंड में अगर 24 डिग्री से 1 डिग्री में ज़्यादा स्ट्राइक किया तो वो रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्रैक्ट नहीं करेगा, ठीक है। सो ये तीनों का आप क्रिटिकल एंगल लर्न कर लेना। ओके, इससे आपका क्वेश्चंस आएंगे आगे, ठीक है। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या क्या एप्लीकेशन है देखो। पहला वाई डज द अपर सरफेस ऑफ वाटर कंटेन्ड इन अ बीकर एंड हेल्ड अबव द आई लेवल अपीयर सिल्वरी। ऐसा क्यों होता है? ओके, तो जैसा कि आपको पता है कि वाटर क्रिटिकल एंगल कितना होता है, 48 डिग्री होता है, ठीक है।
तो जब यहाँ से देखो, आप यहाँ से देखोगे तो आपका जब रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करेगा तो ये जब बीकर में एंटर करेगा, तो ये ऑप्टिकल मीडियम है, तो ये बीकर में एंटर करेगा तो डेंसिटी मीडियम में जा रहा है, तो ये थोड़ा बेंट होगा। तो देखो बेंट हुआ है यहाँ पे, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंट होता है। ओके, तो यहाँ पे बेंट हुआ है आरो का, यहाँ पे आके स्ट्राइक किया, यहाँ पे स्ट्राइक किया, और ये अगर 48 डिग्री से ज़्यादा में स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट बैक कर देगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्ट बैक करके वापस इधर आया। ठीक है, रिफ्लेक्ट बैक किया, देखो रिफ्लेक्ट बैक करके आया इधर। ठीक है, यहाँ से लाइट रे एंटर किया, यहाँ पे आपका रिफ्रैक्ट होके अंदर आया वाटर के अंदर यहाँ से, फिर यहाँ पे स्ट्राइक करके वापस रिफ्लेक्ट बैक किया। ठीक है, रिफ्लेक्ट करने के बाद वापस ये बीकर से आएगा तो वापस ये डेंसेस्ट ऑप्टिकल मीडियम में आ रहा है, फिर आके यहाँ पे स्ट्राइक करेगा। तो आप जब देखोगे तो आपको लगेगा कि ये लाइट रे यहाँ से आ रहा है, XY से आ रहा है, तो आपको ये थोड़ा सिल्वरी टाइप का दिखेगा। तो बिकॉज ऑफ दिस द अपर सरफेस ऑफ वाटर अपीयर्स सिल्वरी। ओके, नंबर 2, वाई डज एन एम्प्टी टेस्ट ट्यूब हेल्ड ऑब्लिकली इन वाटर एंड व्यूड फ्रॉम द टॉप सरफेस अपीयर्स सिल्वरी। ठीक है, तो जब आप एक टेस्ट ट्यूब को वाटर में रखोगे तो क्यों हमको वो सिल्वरी टाइप का दिखेगा। ठीक, उसका रीज़न ये है कि देखो सबसे पहले आपको पता है ग्लास का क्रिटिकल एंगल कितना है, 40 डिग्री। ओके, तो जब एक रे ऑफ लाइट ट्रैवल कर रहा है, यहाँ ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, ये ऑप्टिकल से आपका रेयर में आया, ऑप्टिकल से डेंसर, ऑप्टिकल रेयर से ऑप्टिकल डेंसर मीडियम में आ रहा है, तो ये कितना में स्ट्राइक कर रहा है, 90 में, तो 90 में ये डायरेक्ट पास हो जाएगा, कोई भी रिफ्रैक्ट नहीं होगा, डायरेक्ट पास हुआ। ठीक है, फिर आके ये टेस्ट ट्यूब को स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के बाद अगर ये 42 डिग्री से ज़्यादा में स्ट्राइक किया है, देखो 42 से ज़्यादा में स्ट्राइक किया तो ये क्या होगा, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। रिफ्लेक्ट होने के बाद ये आपका इस डायरेक्शन में आ जाएगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ओके, तो इस डायरेक्शन से वापस यहाँ से पास हो जाएगा। तो जब ये सरफेस सेपरेशन में आएगा तो ये 90 में है, तो डायरेक्टली पास हो जाएगा बिना किसी रिफ्रैक्शन के। तो हमको ये दिखेगा कि हमको जब ये लाइट रेस जब हम अपने आँखों से डायरेक्टली देखेंगे टॉप से, तो हमको क्या लगेगा कि टेस्ट ट्यूब से ये जो लाइट रे है ये टेस्ट ट्यूब से होकर आ रहे हैं, तो दैट्स वाई द टेस्ट ट्यूब इज अपीयर्स सिल्वरी व्हेन वी व्यू फ्रॉम द टॉप सरफेस। ठीक है, नंबर 3, वाई डू डायमंड स्पार्कल, डायमंड स्पार्कल क्यों करते हैं। नंबर 3, वाई डू डायमंड स्पार्कल, तो जैसा कि हमको पता है कि डायमंड का क्रिटिकल एंगल कितना है, 24 डिग्री है सिर्फ। ओके, और एक और रीज़न कि हमारा जो डायमंड है वो बहुत ही शार्प एंगल्स में कट होता है, मतलब उसका जो डिज़ाइन है वो बहुत ही शार्प कटिंग से बनता है। तो जैसे जब भी एक लाइट रे उसमें एंटर करेगा तो बहुत सारे वो जगह पे स्ट्राइक करेगा और अंदर ही रिफ्लेक्ट होता रहेगा, बहुत सारे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उसको सहन करना पड़ेगा, जिसके कारण कुछ टाइम तक वो लाइट रे अंदर ही ट्रैप्ड रहता है, जिसके कारण वो थोड़ा स्पार्कल करते हुए हमको दिखेगा। एंड फॉर दैट रीज़न वी सी दैट डायमंड स्पार्कल। ओके, नेक्स्ट इज नंबर 4, टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। सो टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म क्या होता है, टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स आर राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म्स, दे आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, सो टोटली इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स आर आवर राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म, मतलब ये जो राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म है इसी को हम टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म बोलेंगे। एंड ये किस प्रिंसिपल बेस्ड है, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें हमारा एडवांटेज क्या है कि इसमें हमारा क्या होता है, लाइट एनर्जी कभी भी एब्जॉर्ब नहीं होता है। ओके, और इन प्रिज्म में हमारा लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होता, जैसे कि मिरर्स में हमारा लाइट एनर्जी कुछ अमाउंट लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाता है, बट इन प्रिज्म्स में हमारा लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होता। और इसमें क्या है कि इट हैज़ अ क्रिटिकल एंगल ऑफ 42 डिग्री, तो मतलब जब भी लाइट रे कभी भी 42 डिग्री से थोड़ा ज़्यादा में स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा, टोटली इंटर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो जो वी कैन यूज़ दिस एज डिविएटिंग प्रिज्म्स, जब उसको हम 90 डिग्री में डिवेट करना हो, 180 डिग्री या किसी भी एंगल डिवेट करना हो तो हम उसको डिवेटिंग प्रिज्म के तौर में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 1, डिविएशन थ्रू 90 डिग्री। देखो यहाँ पे एक आइसोसेलेस प्रिज्म लिया गया है, ठीक है, और यहाँ से एक लाइट रे आ रहा है। देखो लाइट रे आया और यहाँ पे 90 डिग्री में स्ट्राइक किया तो नॉर्मली पास हो जाएगा। आपको मैं फर्स्ट पार्ट में बताया था कि जब वो 90 डिग्री में आएगा, 90 डिग्री में स्ट्राइक करता है तो डायरेक्टली पास हो जाता है आपके प्रिज्म में, और ऑप्टिकल से डेंसिटी में जब आएगा अगर 90 डिग्री में स्ट्राइक करेगा तो डायरेक्टली पास हो जाएगा, कोई भी रिफ्रैक्शन सफ़र नहीं करेगा। तो यहाँ पे आया, डायरेक्टली पास हुआ, और यहाँ पर जब स्ट्राइक करेगा तो कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री बना रहा है, जो कि हमारा 42 से ज़्यादा है। तो क्या होगा, टोटली इंटर रिफ्लेक्ट होगा, तो रिफ्लेक्ट होने से वो क्या होगा, इधर इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो इस डायरेक्शन में आया, लाइट रे आया, ठीक है, आया और यहाँ पे वापस ही 90 डिग्री में स्ट्राइक किया, तो 90 डिग्री में स्ट्राइक करने से वो डायरेक्टली पास हो जाएगा। तो ऐसे ही 3 रे को लिया गया है और दिखाया गया है कि कैसे आएगा, आपको ये फॉर्म करेगा। तो जो इमेज यहाँ पे LM से पास होगा लाइट रे, तो हमको ये प्रिज्म से पास करने से हमको क्या दिखेगा, वो इस डायरेक्शन में दिखेगा। सो दिस कैन बी यूज्ड एज अ डिविएटिंग प्रिज्म थ्रू 90 डिग्री। और ये कहाँ पे यूज़ होगा, इट इज़
दिस काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन इज यूज्ड इन पेरिस्कोप फॉर द सिंपल रीजन दैट नो लाइट एनर्जी इज ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन एंड हेंस इमेज शार्पर। ये कहाँ पे यूज़ होता है? ये पेरिस्कोप में इस तरह का प्रिज्म यूज़ होता है। इसलिए क्योंकि इसमें लाइट एनर्जी हमारा एब्जॉर्ब नहीं होता है और इमेज जो होता है वो थोड़ा शार्पर दिखता है, थोड़ा क्लियर दिखता है। ओके, नंबर 2, डिविएशन थ्रू 180 डिग्री। देखो यहाँ पे आपका लाइट रे पास कर रहा है, यहाँ से लाइट रे आया, 9 डिग्री में स्ट्राइक किया तो कुछ रिफ्रैक्शन नहीं होगा, डायरेक्टली पास कर दिया। यहाँ पे आया, फिर ये कितना एंगल बनाया? 45 डिग्री बनाया, तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। तो रिफ्लेक्ट होकर ये देखो इधर आया और वापस इधर स्ट्राइक करेगा। स्ट्राइक किया तो कितना एंगल बना? वापस 45 बना। तो फिर ये टोटल इंटर रिफ्लेक्ट करेगा, तो वापस रिफ्लेक्ट किया, यहाँ पे 90 डिग्री में स्ट्राइक किया तो डायरेक्टली पास हो जाएगा, तो ये इधर आ गया। तो जो यहाँ पे LM इधर इमेज था वो यहाँ पे हमको इस डायरेक्शन में दिखेगा, M1 से L1 में। ओके, तो इधर ऐसे ये हम प्रिज्म हम यूज़ करते हैं 180 डिग्री डिवाइड करने के लिए। तो ये कहाँ पे यूज़ होता है हमारा? दिस इज़ यूज्ड इन दिस काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन यूज्ड इन प्रिज्म बाइनोक्यूलर्स। इट इज़ बिकॉज द प्रिज्म कंप्रेसेस द लेंथ ऑफ द लाइट एंड हेंस द बाइनोक्यूलर इज फेयरली कंफर्टेबल टू हैंडल देन अ नॉर्मल टेलीस्कोप। ठीक है, तो ये हमारा यूज़ होता है प्रिज्म बाइनोक्यूलर्स में। क्यों? बिकॉज प्रिज्म क्या करता है? लेंथ ऑफ द लाइट, इट क्या करता है? ये लाइट का लेंथ को कंप्रेस कर देता है और ये टेलीस्कोप से इजीली हैंडल हम उसको कर सकते हैं। नंबर 3 इज अ इरेक्टिंग प्रिज्म और नो डिविएशन प्रिज्म। In this case, rays of light should be parallel to the hypotenuse, that is the base of the isosceles right angle prism। मतलब यहाँ पे जो भी आपका लाइट रे होगा वो हमेशा क्या होगा? बेस के पैरेलल होगा, बेस के पैरेलल होगा। ठीक है, तो देखो पैरेलल टू द हाइपोटेनियस। ओके, हाइपोटेनियस के पैरेलल होगा, बेस में वो स्ट्राइक करेगा। मतलब देखो सिंपल बता रहा हूँ, यहाँ से आपको देखो ये इमेज है y से लेकर x तक, बट अगर हम इसमें इस इरेक्टिंग प्रिज्म में जब ये पास होगा, इरेक्टिंग प्रिज्म से देखेंगे तो हमको क्या दिखेगा? ये y to x दिखेगा ऐसे। मतलब ये उल्टा है तो हमको इधर ये सीधा दिखेगा, अगर ये सीधा है तो ये हमको इधर उल्टा दिखेगा इस तरह। देखो यहाँ से रे आया, ये तो इधर आया, इधर ये 90 डिग्री में नहीं है तो ये कुछ एंगल में है, कुछ भी एंगल हो सकता है, 60 हो सकता है, 70 हो सकता है, कुछ भी। तो ये रिफ्रैक्ट होगा, रिफ्रैक्ट होके इधर आया, फिर ये कितना एंगल बना रहा है? 45 बना रहा है, तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो रिफ्लेक्ट होके इधर आया, अब ये फिर से आपको 90 नहीं है, कुछ भी एंगल बना रहा है, तो ये वापस रिफ्रैक्ट होगा, इधर आया। ठीक है, तो इधर से इधर आएगा तो आपका ये आपका इरेक्टिव प्रिज्म। तो आपको मैं इसका डायग्राम करके दिखाता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, देखो एक प्रिज्म लो। ओके, एक प्रिज्म लो आप, ठीक है, उस पर लाइट रे को पास करो। ओके, 2 लाइट रे ले रहे हो आप, और ये आपका इधर से इधर आ रहा है, ये आपका y है और ये आपका x है, ये इधर पास किया। ठीक है, फिर ये आपका 90 डिग्री में नहीं है, कुछ एंगल बना रहा है, यहाँ पे देखो कुछ एंगल बन रहा है यहाँ पे आपका। ओके, कुछ एंगल बन रहा है ये, तो ये डायरेक्टली सीधा नहीं आएगा, ये थोड़ा बेंड हो जाएगा, तो ये इधर आया। ओके, और जो ये लाइट रे है ये भी कुछ एंगल बना है, तो ये भी डायरेक्टली पास नहीं, तरफ बेंड हो जाएगा। उसके बाद ये जो है ये यहाँ पे स्ट्राइक किया तो ये 45 डिग्री बना रहा है, 45 डिग्री बना रहा है, तो ये हमारा क्या होगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो रिफ्लेक्ट होकर ये इधर आया। ओके, और ये वापस इतना कुछ एंगल बना रहा होगा आपका, ठीक है, जो कि 90 नहीं है, तो ये वापस क्या होगा आपका? ये हो गया आपका रिफ्रैक्ट हो गया। ठीक है, और ये जो है ये वाला लाइट रे था, ये 45 डिग्री में बना रहा है, तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा होगा रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे ये कुछ एंगल बना रहा है जो कि 45 से कम है और आपका 90 से भी कम है, तो यहाँ पे आपका रिफ्रैक्ट हो जाएगा। तो ये लाइट रे का डायरेक्शन क्या हुआ? ये वाई वाला इधर आया, इधर गया, इधर आया, और ये एक्स वाला इधर आया, इधर गया, इधर आया। सो हमारा इमेज कहाँ फॉर्म होगा? यहाँ से इधर y to x। ठीक है, अब इधर a ले लो, b ले लो, c ले लो। ओके, सो दिस इज हाउ द इरेक्टिंग प्रिज्म इज यूज्ड। ये कहाँ पे यूज़ होता है? दिस काइंड ऑफ प्रिज्म विद इट्स एक्शन इज यूज्ड इन अ स्लाइड प्रोजेक्टर। ये आपका प्रोजेक्टर्स में यूज़ किया जाता है, स्लाइड प्रोजेक्टर्स में। ठीक है, और यहाँ पे कुछ डिफरेंस दिया हुआ है रिफ्लेक्शन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रिफ्लेक्शन, स्मूथ पॉलिश सरफेस रिक्वायर्ड फॉर रिफ्लेक्शन, मतलब अगर हमको रिफ्लेक्शन करवाना तो हमको कैसा चाहिए? पूरा स्मूथ और पॉलिश सरफेस चाहिए। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए नो स्मूथ पॉलिश सरफेस रिक्वायर्ड फॉर प्लेन रिफ्लेक्शन, मतलब हमको ना ही स्मूथ ना ही कोई पॉलिश सरफेस चाहिए अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। फिर रिफ्लेक्शन, इट टेक्स प्लेस फॉर ऑल एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब रिफ्लेक्शन हमारा कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस का रिफ्लेक्शन हो सकता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इट टेक्स प्लेस ओनली व्हेन द रे स्ट्राइक एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी होगा जब वो जो लाइट रे है वो क्रिटिकल एंगल ज़्यादा में स्ट्राइक करेगा, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। फिर रिफ्लेक्शन, इट टेक्स प्लेस व्हेन द रेज ऑफ लाइट ट्रैवल फ्रॉम रेयर टू अ डेंसर मीडियम। रिफ्लेक्शन तब होता है जब लाइट रे हमारा रेयर से डेंसर मीडियम में आता है, बट टोटल इंटरफेरेंस कब होता है? जब इट टेक्स प्लेस व्हेन द रेज ऑफ लाइट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू अ मीडियम। बट
टोटल रिफ्लेक्शन तभी होगा जब हमारा लाइट ट्रैवल करेगा डेंसेस्ट रेयर मीडियम। ओके, फिर रिफ्लेक्शन, सम रेज ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय द रिफ्लेक्टिंग मटेरियल। रिफ्लेक्शन में कुछ लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाता है, बट टोटल रिफ्लेक्शन में हमारा कुछ भी लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होता है। सो ये चार डिफरेंसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट अब लर्न कर लेना। ओके, बहुत जरूरी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो नेक्स्ट हम करेंगे अभी रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। तो सबसे पहले जान लो कि प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म इज अ पीस ऑफ ग्लास और एनी अदर ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू ट्रायंगुलर एंड 3 रेक्टेंगुलर सर्फेसेस। ठीक है, तो प्रिज्म क्या होता है, वो क्या होता है, वो एक ग्लास, पीस ऑफ ग्लास होता है, वो ग्लास से बना हुआ होता है और वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, और उसमें वो क्या होता है, 2 ट्रायंगुलर शेप्स रहेंगे और 3 रेक्टेंगुलर रहेंगे। देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल है और उसका बैक साइड में एक ट्रायंगल है, यहाँ पे रेक्टेंगल होगा, इस साइड एक रेक्टेंगल और नीचे बेस में एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो उसमें 2 ट्रायंगुलर सर्फेसेस एंड 3 रेक्टेंगुलर सर्फेस आर देयर एंड द रेक्टेंगुलर सर्फेस आर आल्सो नोन एज रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस। द एंगल बिटवीन द 2 गिवन रिफ्रैक्टिंग सर्फेस इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिंग एंगल और द एंगल ऑफ द प्रिज्म। ठीक है, तो जो हमारा ये जो रेक्टेंगुलर सर्फेस है वो उनको हम रिफ्रैक्टिंग सर्फेस ही बोलते हैं। और जो जब जहाँ पे 2 रिफ्लेक्टिंग सर्फेस मिल रहे हैं, देखो यहाँ पे और यहाँ बैक साइड में जब मिल रहे हैं, तो यहाँ पे जो ये एंगल बना रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिंग एंगल और द एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक, फिर द लाइन अलॉन्ग विच द 2 रिफ्रैक्टिंग सर्फेस मीट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिंग एज। देखो यहाँ पे ये एक रिफ्रैक्टिंग सर्फेस और यहाँ पे ये वाला रिफ्रैक्टिंग सर्फेस जहाँ पे मिल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिंग एज बोलते हैं। फिर एनी सेक्शन ऑफ द प्रिज्म परपेंडिकुलर टू द रिफ्रैक्टिंग एज इज कॉल्ड द प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ द प्रिज्म। ठीक है, तो आपको कोई भी सेक्शन ऑफ प्रिज्म का रिफ्रैक्टिंग एज के परपेंडिकुलर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ द प्रिज्म। ठीक है, तो नंबर नेक्स्ट, डिविएशन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म। तो लाइट कैसे डिविएट होता है एक प्रिज्म में, देखो मैं आपको सिंपली बताता हूँ। देखो ये एक लाइट रे यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे स्ट्राइक किया। ओके, तो यहाँ पे जो स्ट्राइक किया, यहाँ पे एक ये उसका हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे ये स्ट्राइक किया, फिर यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ हुआ, ये आपका हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर यहाँ से थोड़ा रिफ्रैक्ट हुआ अंदर में, ऑप्टिकल रेयर से ऑप्टिकली डेंसर में आया तो थोड़ा सा रिफ्रैक्ट होगा, फिर ये यहाँ से रिफ्रैक्ट होकर बाहर निकल गया, तो डेंसर से रेयर में गया तो रिफ्रैक्ट होकर बाहर निकल गया। तो ये जो एंगल बना नॉर्मल के साथ, ये हो गया आपका एंगल ऑफ एमर्जेंस। ओके, द एंगल बिटवीन द एमर्जेंट रे जो आपका है, ठीक है, एमर्जेंट रे जो ये निकला है, ये रे को हम एमर्जेंट रे बोलेंगे। ये जो एंगल बना नॉर्मल के साथ उसको हम एंगल ऑफ एमर्जेंस बोलेंगे। ठीक है, फिर एंगल ऑफ डिविएशन क्या है, देखो ये जो एंगल ऑफ एमर्जेंस है और एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों का बैकवर्ड ऐसे ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो आपका होगा एंगल ऑफ डिविएशन। ओके, एंड ये सो कौन से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट बाय द लेटर डेल्टा। डेल्टा से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, फिर द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ डिविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म डिपेंड्स अपॉन एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, कलर ऑफ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड एंगल ऑफ द प्रिज्म। तो जो हमारा एंगल ऑफ डिविएशन होता है प्रिज्म में, वो किस पर डिपेंड करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करता है, कलर ऑफ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट कौन सा कलर ऑफ वेवलेंथ है उस पर डिपेंड करता है, और नंबर 4 एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है वो हम अभी देखेंगे। नंबर 1, डिपेंडेंस ऑफ एंगल ऑफ डिविएशन ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, देखो मैं आपको बता रहा हूँ that it is found that the angle of deviation decreases with the increase in the angle of incidence। जैसे हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे देखो, ये ग्राफ से समझो, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका इधर है और एंगल ऑफ डिविएशन इधर है। जैसे आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस देखो यहाँ से डिक्रीज, इनका एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज होते हुए आ रहा है, तो ये वाला आपका एंगल ऑफ डिविएशन देखो डिक्रीज हो रहा है। इस पॉइंट तक आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज हुआ है, तो ये वाला एंगल ऑफ डिविएशन आपका डिक्रीज हुआ है। बट अ स्टेज कम्स वेयर when for a particular angle of incidence the angle of deviation is minimum, this position is called the minimum deviation position of the prism। बट एक स्टेज, ये वाला स्टेज जो आया जहाँ पे आपका ये जो एंगल ऑफ डिविएशन हो गया वो मिनिमम हो गया। ठीक है, और इस स्टेज को हम बोलते हैं मिनिमम डिविएशन पोजीशन ऑफ द प्रिज्म। इसके बाद क्या होगा, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस फर्दर इंक्रीज द एंगल ऑफ डिविएशन स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, इट हैज़ बीन फर्दर फाउंड दैट इन मिनिमम डिविएशन पोजीशन। उस बाद में देखो जब इसके आगे आप फिर से एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करते रहोगे तो क्या होगा, आपका एंगल ऑफ डिविएशन इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा और ये आपका पैराबोला टाइप का एक फॉर्म होगा। ओके, देखो सिंपल लैंग्वेज में, फर्स्टली व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेस द एंगल ऑफ डिविएशन डिक्रीजेस, बट अ स्टेज कम्स व्हेन फॉर अ पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल ऑफ डिविएशन इज मिनिमम, एंड आफ्टर दैट when we will further increase the angle of incidence the angle of deviation will start increasing। ओके, समझ गए, तो ऐसा काम करता है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डिविएशन का रिलेशन ऐसे होता है।
फिर यहाँ पे इट हैज़ इन फर्दर फाउंड द मिनिमम डिविएशन पोजीशन। मिनिमम डिविएशन पोजीशन में क्या होता है, आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ एमर्जेंस। नंबर 2, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 ऑन फेस AB इज इक्वल टू एंगल R2 ऑन फेस AC। तो आपका मिनिमम डिविएशन पोजीशन में आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ एमर्जेंस के इक्वल होता है, और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 होता है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2 इक्वल होता है। मतलब ये जो फर्स्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, सेकंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, बिल्कुल ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ इमर्जेंस बिल्कुल इक्वल होता है, और जो फर्स्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेकंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका इक्वल होगा। नंबर 2, डिपेंडेंस ऑफ एंगल ऑफ डिविएशन ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर कैसे डिपेंड करता है एंगल ऑफ डिविएशन, देख लो। इट इज़ फाउंड दैट एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल डिक्रीजेस द एंगल ऑफ डिविएशन डिक्रीजेस, मीन्स इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैसे, जैसे ही आपका मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होता जाएगा तो आपका एंगल ऑफ डिविएशन भी डिक्रीज होता जाएगा। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आप इसको डायरेक्ट याद रख लो। नेक्स्ट, डिपेंडेंस ऑफ एंगल ऑफ डिविएशन ऑन द कलर और वेवलेंथ ऑफ लाइट। कैसे डिपेंड करता है कलर वेवलेंथ पे? इट इज़ फाउंड दैट द एंगल ऑफ डिविएशन इन केस ऑफ वायलेट कलर इज मोर देन द एंगल ऑफ डिविएशन फॉर रेड कलर। मतलब वायलेट कलर के लिए आपका एंगल ऑफ डिविएशन ज़्यादा होगा, और रेड कलर के लिए आपका एंगल ऑफ डिविएशन कम होगा। आपका कौन सा ऑर्डर में लिखा जाता है? विबग्योर। ओके, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो यहाँ पे आपका जो ये वायलेट है, यहाँ पे एंगल ऑफ डिविएशन आपका क्या होगा? ज़्यादा होगा, मोर। और जो ये रेड कलर है वहाँ पर एंगल ऑफ डिविएशन क्या होगा? कम होगा, लेस। मतलब ये क्या हो रहा है आपका, ये डिक्रीज़ होते हुए आ रहा है इस ऑर्डर में। तो आपका एंगल ऑफ डिविएशन यहाँ पे क्या हो रहा है? डिक्रीज़ हो रहा है इस ऑर्डर में। विबग्योर का इस ऑर्डर में आपका डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है। नंबर 4, डिपेंडेंस ऑन द एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म कैसे डिपेंड करता है? ओके, तो इसका कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, कैसे डिपेंड करता है। कुछ डिफरेंट एंगल्स के प्रिज्म लिए गए, 90, 30 और 60 डिग्री का प्रिज्म लिया गया, फिर उसमें एक्सपेरिमेंट किया गया। तो उसको करते हैं और देखते हैं कि कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, आ जाओ। पहला आपका लिया है रिफ्रैक्शन थ्रू 90, 30 एंड 60 डिग्री प्रिज्म। ठीक है, रिफ्रैक्शन थ्रू 90, 30 एंड 60 डिग्री प्रिज्म। तो उसमें कैसे होता है देखो। नंबर 1, पहले आप एक प्रिज्म ड्रॉ कर लो। ओके, आपने एक प्रिज्म ड्रॉ किया, इसको ABC लेट कर लो। उसके बाद इसका क्या होगा, आपका ये वाला हो गया आपका 90 डिग्री हो गया। ओके, तो 90 हुआ, तो ये आपका 30 हो गया 120, और ये हो गया आपका 60, तब ये आपका 180। तो आपको पता है कि दैट सम ऑफ ट्रायंगल्स इज 180। ओके, तो आप ड्रॉ करो। देखो, एक रे ऑफ लाइट लाओ। ओके, एक रे ऑफ लाइट आएगा जो हमारा क्या होगा, 90 डिग्री में आएगा। यहाँ पर 90 डिग्री में आया, तो ये क्या होगा आपका, रिफ्रैक्ट नहीं होगा, डायरेक्टली पास कर जाएगा। ओके, डायरेक्टली पास के फिर यहाँ पे आके स्ट्राइक किया, तो यहाँ पे स्ट्राइक करेगा तो कुछ एंगल बनाएगा। देखो नॉर्मल के साथ, और वो कितना एंगल बनाएगा, वो एंगल होगा हमारा 60 डिग्री। 60 डिग्री होगा। ठीक है, क्या 60 हुआ, यहाँ पे 60 है, तो ये वाला भी आपका ये हो गया आपका 60, तो ये वाला भी 60 हो गया। इट इज़ ड्यू टू द आपका क्या बोलते हो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, तो वैसे ही आपका 60 हो गया। ठीक है, 60 है, मतलब वो हमारा क्या बोलते हैं, ग्लास का आपका क्रिटिकल एंगल था 42 समथिंग था, 42 था। तो ये 42 से ज़्यादा है, तो ये आपका टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो ये लाइट वापस से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। रिफ्लेक्ट होने के बाद आपका वो रिफ्लेक्ट हुआ। ओके, तो फिर ये कुछ एंगल में किया, आपका स्ट्राइक किया, तो ये कितना है, ये वाला होगा 30 डिग्री होगा। ये वाला होगा 30 डिग्री होगा, जो कि आपका 42 से कम है, तो ये वाला आपका बाहर निकल जाएगा। और जब ये डेंसर मीडियम था आपका ग्लास, और एयर आपका क्या है, रेयर मीडियम। तो जब एक लाइट रे डेंसर रेयर मीडियम में जाता है, तो क्या होता है, इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये थोड़ा बाहर की तरफ चला गया। ठीक है, ये नॉर्मल और इससे थोड़ा अवे चला गया। ठीक है, तो ये आपका है पाथवे ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू अ प्रिज्म एट 90 डिग्री। 90 डिग्री में आया था ना। ठीक है, अब नेक्स्ट एट 60 डिग्री में क्या होगा, देखो, मतलब दूसरा फेज से आप जब करोगे तो क्या होगा, देख लो। फिर से एक और प्रिज्म ड्रॉ करो। ABC लेट कर लो, ABC लेट कर लो। ओके, उसके बाद एक रे यहाँ से यहाँ से आया था ना, अब यहाँ से प्रोड्यूस करो। आप यहाँ से प्रोड्यूस किए एक रे को। ठीक है, तो ये भी 90 में आपका स्ट्राइक कर रहा है, 90 में स्ट्राइक कर रहा है। ओके, 90 में स्ट्राइक किया तो डायरेक्टली आ जाएगा, डायरेक्टली अंदर आ जाएगा बिना किसी रिफ्रैक्शन सफ़र किए। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ एंगल बनाएगा ये आके,
और ये एंगल कितना होगा, ये वाला था आपका 90 था, ये वाला आपका 30 था, और ये वाला था आपका 60। तो ये जो एंगल होगा ये वाला आपका होगा 30 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के थ्योरम से। तो ये 30 है, तो ये टोटली इंटरनल रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ये क्या होगा आपका रिफ्रैक्ट हो जाएगा। तो ये डेंसर मीडियम और ये रेयर मीडियम में जाएगा, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब ये थोड़ा इस तरफ चल जाएगा। ओके, सो दिस इज द पाथवे ऑफ लाइट। नेक्स्ट थर्ड आपका क्या है, थर्ड आपका नीचे से अब इस बार लाइट डालेंगे। ओके, इस बार हम नीचे से लाइट डालेंगे, लाइटर का पास करवाएंगे। पहले हमने इस साइड से किया था, अब इस साइड से किया था, अब इधर नीचे से करेंगे। इसको A B C, ये वाला हो गया 90, ये वाला 30, ये वाला 60, और नीचे से अब लाइटर पास करेंगे। तो नीचे से पास किया, 90 पे स्ट्राइक किया तो डायरेक्टली पास हो जाएगा, कोई रिफ्रैक्शन सफ़र नहीं करेगा। यहाँ पे आया, अब यहाँ पे आया तो कुछ एंगल बना रहा है, ठीक है, और वो एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा। 30 डिग्री होगा, ये 30 है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग 30, तो 30 है तो मतलब ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ये रिफ्रैक्ट कर जाएगा। तो रिफ्रैक्ट करेगा किस में करेगा, ये डेंसर है, ये ऑप्टिकल है, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल कर जाएगा। अवे फ्रॉम द नॉर्मल मीन्स दिस साइड। ओके, ये थोड़ा इधर मूव कर जाएगा, दिस इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, सो दिस इज द पाथवे ऑफ लाइट। तो ये 3 हो गया। अब नेक्स्ट आ जाओगे आप किसमें, रिफ्रैक्शन। तो 60 इसमें क्या होता है, एक बार यहाँ पे आपको एक और डायग्राम दिया है, दैट इज़ कौन सा है एक बार देख लेते हैं। रे, ये वाला डी डायग्राम ना, डी, रे पी क्यू स्ट्राइकिंग द सरफेस AC नॉर्मली passes undeviated to meet the surface AB at R such that the angle of incidence is 60 degree. The ray suffers rotating reflection strikes the surface BC at an angle of 30 degree. This is thus it gets refracted losing ST such that the angle of refraction is greater than 30 degree. अच्छा, तो यहाँ पे एक और दिया है, उसको भी चलो कर ही लेते, दिया है तो आपका कैसे डेमोन्स्ट्रेट किया गया है। देखो ये प्रिज्म है, प्रिज्म है, ओके, इसको आप ABC सिलेक्ट कर लो, ABC, फिर एक लाइट पास करो यहाँ से पास किया ना, ओके, यहाँ से पास करो, 90 में स्ट्राइक किया, डिविएट नहीं होगा, डायरेक्ट आप इधर स्ट्राइक करेगा। स्ट्राइक किया तो ये कुछ एंगल बना रहा है, ठीक है, पहले तो ये 90 हुआ, ये आपका 30 हुआ, और ये वो 60 हुआ, तो ये कुछ एंगल बना हुआ, एंगल कितना होगा, 60 होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 60, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन होगा, तो ये देखो ये इधर आया, ठीक है, फिर एंगल बनाया, और ये वाला एंगल होगा आपका 30 डिग्री। ओके, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री, तो ये डेंसर है, ये ऑप्टिकल में जाएगा, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव कर जाएगा, तो इस डायरेक्शन। सो दिस इज द पाथवे ऑफ लाइट। सो अब नेक्स्ट लास्ट रिफ्रैक्शन थ्रू 60 प्रिज्म। इसमें क्या होता है, इसमें एक स्ट्रेट प्रिज्म बनाओ, ओके, प्रिज्म बना लिया हमने। अब ABC सिलेक्ट कर लेते हैं, ABC, और ये 60, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ओके। और इसमें एक इंसिडेंट रे यहाँ से लाओ, ये 90 में स्ट्राइक किया, सॉरी ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, उसको स्ट्रेट कर देते हैं, ओके। तो ये आपका 90 में आएगा, ठीक है, 90 में स्ट्राइक किया तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा, डायरेक्टली आके इधर स्ट्राइक कर जाएगा, ओके। ये आपका 90 में स्ट्राइक किया था, ठीक, तो इधर ये स्ट्राइक करेगा अभी, तो ये कुछ एंगल बनाएगा, ओके, एंड दैट एंगल विल बी इक्वल टू 60 डिग्री कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। रिफ्रैक्शन होगा, लाइट इधर आया सीधा, और ये क्या, वो 90 में स्ट्राइक किया, तो डायरेक्टली ऐसे पास कर जाएगा। सो दिस इज़ द पाथवे ऑफ लाइट, ओके। तो आपका ये जो प्रिज्म का जो डायग्राम है, ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आपको क्वेश्चंस पूछे जाता है एग्जाम में, डायग्राम्स आते हैं आपके, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, ये सब आपको जैसे ही प्रैक्टिस करना है। और भी कुछ एक्स्ट्रा बुक्स हो सकता है, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको इस बुक में तो कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है इसके ऊपर बेस्ड, लेकिन आप और भी बुक परचेज़ कर सकते हो, और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, तो आप प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट पार्ट में हम लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आप प्रिज्म के बारे में पढ़ो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट 3, उसमें लेंस कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।